Good morning, dear students. Today we are going to discuss pathological calcification. This is our lecture number 105. Before that, we have seen three type of cellular responses to cell injury. First was cellular adaptation. दूसरा second was the types of injury, reversible and irreversible. Third was intracellular accumulations, means intracellular depositions, and today we will discuss with the fourth cellular response to the injury, that is pathological calcification. So pathological calcification is the abnormal deposition of calcium salts together with other mineral salts in tissues. तो मतलब means unrequired deposition of calcium, you can say, along with other mineral salt in the tissues, excluding osteoid and enamel tissue को अगर छोड़ दें, इसको छोड़कर बाकी सब टिश्यूज के अंदर जो ये डिपोजिशन है उसको हम कहते हैं दिस पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन. ठीक है. इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. Dystrophic means deposit of calcium salts in dying or dead tissues. You can say in necrosed tissues or tissues under necrosis, or you can say dead tissues. So deposition of calcium in the dead tissues is called as dystrophic calcification, and another type is metastatic calcification. This is a example where the deposition of you can say calcium is in the normal tissues. So deposition of calcium salts in apparently normal tissues is termed as metastatic calcification. तो जब नॉर्मल सेल्स में डिपोजिशन होता है तो हम उनको मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं. Now come to the dystrophic calcification. It is characterized by the deposition of calcium salts in dead or degenerated tissues with normal calcium metabolism and normal serum calcium level. जो इसमें ध्यान देने की बात है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल रहता है और सीरम कैल्शियम का जो लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है. कासेस एटियोलॉजी क्या है इसकी. ठीक है. एटियोलॉजी टर्म हमने ज़्यादा यूज नहीं किया, वैसे करना चाहिए. एटियोलॉजी मतलब जो कारण होते हैं बीमारी के उसको एटियोलॉजी कह देते हैं या काजेस कह देते हैं. नेक्रोटिक टिश्यू है वो एग्जांपल लेते हैं हम. डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इज एनकाउंटर्ड इन एरियाज ऑफ नेक्रोसिस. एग्जाम्पल जैसे कल आपने देखा था कैसियस, ड्राई चीज़, सूखे पनीर जैसा जो आपने नेक्रोसिस देखा था. देन एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस. ये एंजाइमेटिक फैट आपने अमाइलेज एंजाइम देखा था किस प्रकार इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स हैं उनके फैट्स को फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और वहाँ कैल्शियम मौजूद होता है और उनको सेपोनीफाई कर देता है. ऐसा हमने कल के जो लेक्चर के अंदर देखा था. कैल्सिफिकेशन कैन अकर इन डेड एक्स ऑफ दिस साइस्टोसोम, देन cysticercosis and hydatid cysts. In all these type of eggs, the deposition of calcium salts have been found.
Coming to the next, we have degenerative tissue. हमने कहा ना कि ये नेक्रोटिक टिश्यू, डिजेनरेटिव टिश्यू। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हार्ट के वाल्व हो गए, ठीक है। में अक्कर इन एजिंग और डैमेज्ड, जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है या जिनके हार्ट वाल्व डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर कैल्शियम के डिपॉजिट हार्ट वाल्व में पाए जाते हैं। देन एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस क्या है? जब फैट डिपोजिशन हो जाता है इसके अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको हम एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। सो कैल्सिफिकेशन इज कॉमन इन द एथ्रोमास ऑफ एडवांस्ड एथरोस्क्लेरोसिस। बहुत पुराना एथरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज है ब्लड वेसल की, तो वहाँ भी जो है आपको डिपोजिशन मिलेगा कैल्शियम साल्ट्स का। देन मोंकबर्ग्स जो मेडिकल कैल्सिफिकेशन इसका स्क्लेरोसिस है, वो एक तीसरा एग्जांपल है इसका। कैल्सिफिकेशन इन मीडिया ऑफ मस्कुलर आर्टरीज इन ओल्ड पीपल। तो ये मीडिया क्या है? जो मिडल लेयर हो जाती है ना उसकी वेसल की, वहाँ ये कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। देन कमिंग टू दी सामोमा बॉडीज, सिंगल नेक्रोटिक सेल्स on which several layers of mineral progressively get deposited to create laminated shape that is known as सामोमा bodies। ठीक है, PSAMMOM है। ये क्या है? एक नेक्रोटिक सेल की जो सिंगल लेयर है उसके ऊपर मिनरल्स की बहुत सारी लेयर डिपॉजिट हो जाती हैं, उसके लिए ये शब्द यूज किया गया। देन कमिंग टू द मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, जो ऊपर आपने एग्जांपल देखे हैं वो डेड सेल के थे, अब आप लिविंग सेल्स में भी डिपोजिशन देखेंगे। तो इसमें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन अकर्स इन अपेरेंटली नॉर्मल टिश्यूज एंड इज एसोसिएटेड विद डिरेंज्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड हाइपर कैल्शियमिया। जब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ होता है या हाइपर कैल्शियमिया की स्थिति होती है, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम होता है, तब हमें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है हेल्दी टिश्यूज़ के अंदर। इसकी एटियोलॉजी, जो इसके कारण हैं वो क्या हैं? कैल्सिफिकेशन इज सीन इन वेरियस डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग क्रोनिक रीनल फेलियर, जो किडनी की बीमारी है, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, जरूरत से ज़्यादा विटामिन डी लिया हुआ, एंड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये आप जानते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वह हार्मोन की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा करने लगता है। तो ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं कि इन डिसऑर्डर्स के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होता है। कहाँ कहाँ होता है? ये जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, उनकी टिश्यूज़ के अंदर। तो फर्स्ट पे आइए, इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, मतलब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, उसके बाद बोन रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। जब बोन रीअब्जॉर्प्शन होता है तो कैल्शियम अपटेक बढ़ जाता है। फिर दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू, जब बोन टिश्यू ब्रेक होती हैं, ठीक है, सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्यूमर्स ऑफ बोन मैरो, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकेमिया, इन परिस्थितियों के अंदर भी जो है कैल्शियम का नॉर्मल सेल्स के अंदर डिपोजिशन होता है। फिर विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। देखिए विटामिन डी, अगर कोई कैल्शियम किसके अंदर कमी होती है, कहते हैं विटामिन डी की कमी होगी, इसका उससे क्या लिंक है? एक्चुअली विटामिन डी जो है वो कैल्शियम
हमको मिल्क से या हमारे भोजन से कैल्शियम को निकालने में मदद करता है बॉडी की। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो एज इट इज़ कैल्शियम पास हो जाता है, पूरा वो यूटिलाइज नहीं कर पाते उसको। ठीक है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन हो सके उसके लिए विटामिन डी देते हैं। लेकिन कई बार विटामिन ज़्यादा हो जाए तो उसको विटामिन इंटॉक्सिकेशन कह देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम के डिपोजिशंस हो जाएंगे। फिर रीनल फेलियर, इट काजेज रिटेंशन ऑफ आपका फॉस्फेट लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। जब रीनल फेलियर हो जाता है तो फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जो थायराइड ग्रंथि है वो ज़्यादा काम करने लग जाती है। नाउ कमिंग टू द साइट्स, ये आपका मेटास्टैटिक जो कैल्सिफिकेशन है, जो नॉर्मल सेल्स में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम है, ये कहाँ कहाँ होता है। एनी डिसऑर्डर ऑफ hypercalcemia can lead to metastatic calcification in any normal tissue throughout the body, but principally मुख्यतः मतलब affects the following locations, जैसे लंग्स आपने वाल्व्स देखे थे, किडनी हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, स्टोमक हो गया। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स बढ़ जाएगा। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ कैल्सिफिकेशन, जो ग्रॉस देखने की बात है, भी कैल्शियम साल्ट्स अपीयर एज फाइन वाइट ग्रेन्यूल्स और क्लम्प्स ऑन पाल्पेशन, दे फील ग्रिटी, थोड़ी हार्डनेस टच में आएगी, एंड सैंड लाइक डिपॉजिट्स, जैसे मिट्टी के डिपॉजिट्स जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसा दिखाई जो देता है। माइक्रोस्कोपी, जो कैल्शियम साल्ट्स हैव ए बेसोफिलिक ग्लासी पिंक अपीयरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बेसोफिलिक मतलब ब्लू इंक की तरह उनको स्पॉट दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन होगा उसके अंदर, और पिंक अपीयरेंस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। तो दो प्रकार का हो गया, डिस्ट्रॉफिक, जो डेड सेल्स के अंदर या डाइंग सेल्स के अंदर जो मरने जा रही हैं उनके अंदर कैल्शियम का जमा होना, और दूसरा आपने देखा मेटास्टैटिक, जो नॉर्मल सेल्स के अंदर जब कुछ कारण है उसके, जैसे विटामिन डी का इंटॉक्सिकेशन हो गया, हाइपर कैल्सीमिया हो गया, इनकी वजह से कैल्शियम जो है हेल्दी सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है। अब जब सेल को इंजरी होती है तो उसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी आते हैं टिश्यूज़ के अंदर, जैसे हायालिन चेंज। ठीक है, मतलब हायालिन चेंज एक निशानी है कि जब आप किसी सेल की स्लाइड बनाओगे, टिश्यू की स्लाइड बनाओगे, तो उसके अंदर आपको अगर कोई चेंज देखना है तो वो चेंज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, भी ऐसा होता है। और अगर ऐसा दिखाई देता है तो इसका मतलब वो उसके अंदर हिस्टोलॉजिकल जो है गड़बड़ जो थी वो है। तो हाइलिन चेंज जो है एन अल्ट्रेशन इन विच सेल्स और इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस विच गिव्स ए होमोजीनियस ग्लासी पिंक अपीयरेंस इन रूटीन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन। जब आप उनकी स्लाइड बनाकर हिस्टोलॉजिकल करेक्टर देखोगे, देन यू विल नोटिस दिस टाइप ऑफ morphological character of the hairline change। ठीक है, तो आप जब आप स्लाइड बनाकर देखोगे तो आपको एक बदलाव दिखेगा, या तो सेल के बीच और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में भी दिखाई देगा। ठीक है, वो कैसा होगा, एक होमोजीनियस ग्लासी पिंक अपीयरेंस होगा, पिंक कलर का होगा, आपको दिखाई देगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हाइलिन जो है, हाइलिन चेंज है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहले इंट्रासेलुलर में देखिए आप,
इंट्रासेलुलर जो हाइलिन है इसमें मैलोरी बॉडी का दिखना। मैलोरी बॉडी कहाँ दिखती हैं? इन द लीवर, जो एल्कोहलिक लीवर कह देते हैं, जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या वो लोग जिनके लीवर को अल्कोहल से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है, उनके मैलोरी बॉडी दिखाई देती हैं। इन द लीवर इज अल्कोहलिक हाइलिन कंपोज्ड ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। जो सेल्स की जो स्केलेटल जो इसकी स्ट्रक्चर बनता है वो फिलामेंट्स जो हैं इस हाइलिन के अंदर दिखाई देंगे। फिर रसल बॉडीज, ये कल भी इसका नाम आया था, इम्यूनोग्लोबिन जब सिंथेसाइज होते हैं तब ये दिखाई देते हैं। तो रसल बॉडीज आर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन द प्लाज्मा सेल। जब प्लाज्मा सेल्स के अंदर जरूरत से ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उनको हम रसल बॉडीज कहते हैं। फिर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन जो है वो क्या है? कोलेजिन, आपका कोलेजिनस फाइब्रस टिश्यू इन ओल्ड स्कार्स दिखाई देती है। फिर हाइलिन चेंज इन यूटेरिन लियोमायोमा, ठीक है, जो आप इसका यूटेरिन का जो कैंसर है उसमें ये हाइलिन चेंज आपको ये लाइन दिखाई देगी। और हाइलिन चेंज है क्या? एक होमोजीनियस ग्लासी पिंक अपीयरेंस आपको स्लाइड के ऊपर दिखाई देता है, उसको ही हाइलाइन चेंज कहा गया है। इन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस द ग्लोमेरुलाई शो हाइलाइनाइजेशन। तो अगर ग्लोमेरुलाई का सेक्शन बनाकर स्लाइड बनाकर अगर देखा जाएगा तो उसके अंदर भी आपको जो है ये दिखाई देगा। उसके बाद अदर टिश्यू चेंजेज में एक म्यूकोइड डिग्रेडेशन है, म्यूकोइड डीजनरेशन, वो भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। इसको आप जान लीजिए कि म्यूकस जो है इज द विसिड वाटरी, म्यूकस क्या है? बलगम जिसको आप बोल देते हैं। म्यूकस इज द विसिड वाटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकस ग्लैंड्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ लूज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स and mucopolysaccharides. Its main constituent is glycoprotein and called mucin, ठीक है। तो म्यूकस किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन्स का और म्यूकोपोलीसैकेराइड्स का, और इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको कि हम म्यूसिन बोलते हैं। तो म्यूकस जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन दे मूव टू गोल्जी अपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूकस पैदा होकर गोल्जी अपरेटस पर सेल के अंदर चला जाता है। व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू म्यूसिन, यहाँ उसका जो म्यूकस है वो म्यूसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन दिस प्रोसेस इज एग्जागरेटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है, विद एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस बहुत पैदा हो रहा है तो म्यूसिन भी ज़्यादा बनेगा, इसी को हम कहेंगे म्यूकोइड डीजनरेशन। तो बात समझ में आई? जो म्यूकस यानी कि जो बलगम है वो म्यूकस ग्लैंड्स पर पैदा होती है, इसके अंदर प्रोटीन और म्यूकोपोलीसैकेराइड्स होते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको कि म्यूसिन कहते हैं, ठीक है। तो म्यूकस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा पैदा किया जाता है और फिर ये मूव कर जाता है गोल्जी अपरेटस पर, जहाँ यह म्यूसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पूरे का पूरा। जब इस म्यूकस का म्यूसिन के अंदर कन्वर्ट होने का रेट बहुत हाई होता है, उसको हम म्यूकोइड डीजनरेशन बोलते हैं। म्यूसिन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय बोथ इपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड म्यूकस ग्लैंड्स एंड आल्सो बाय सर्टेन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, स्पेशली इन द फीटस, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये फीटस के अंदर जो है वो म्यूसिन पैदा करती हैं। म्यूकोइड डीजनरेशन में इन्वॉल्व बोथ इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन, दोनों प्रकार का जो है टिश्यू का म्यूसिन पैदा होता है। यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन इज टर्म्ड एज मिक्सॉइड। अगर कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन पैदा कर रही हैं तो उसको मिक्सॉइड या म्यूकस लाइक कहा जाता है। बोथ इपिथेलियल
एंड कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन आर स्टेन्ड बाई एल्सियन ब्लू। एल्सियन ब्लू नाम की एक डाई आती है, ठीक है, वो इसको स्टेन कर देती है, किसको, जो इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा म्यूसिन जो है रिलीज किया जाता है। इपिथेलियल म्यूसिन स्टेन्स पॉजिटिवली इपिथेलियल म्यूसिन स्टेन जो है पॉजिटिवली मतलब स्टेनिंग देता है विद पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। कल भी इसका पास रिएक्शन का नाम आया था, PAS पास, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट बेस होता है ये। एंड कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन इज पास नेगेटिव एंड स्टेन्स पॉजिटिवली विद कोलोइडल आयरन। तो देखिए अब दोनों को इन्होंने बताया कि जो इपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू से म्यूसिन रिलीज होता है वो स्टेन हो जाता है एलिसिन ब्लू से, ठीक है। लेकिन जो इपिथेलियल म्यूसिन है वो जब पास रिएक्शन करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, लेकिन जब कनेक्टिव टिश्यू के जो म्यूसिन है उसके साथ किया जाता है तो पास निगेटिव आता है। इसका मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू से म्यूसिन रिलीज होता है वो कोलोइडल आयरन के साथ स्टेन होता है, न कि पास के साथ। हालांकि ये दोनों एलिसियन ब्लू के साथ स्टेन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क बताने के लिए जब डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि रेट कौन से जो कनेक्टिव टिश्यू की म्यूसिन की रिलीज का ज़्यादा है या एपिथेलियल का, तब उनको ये पैरामीटर बीमारी डायग्नोज करने में मदद करता है। फिर कमिंग टू द एपिथेलियल म्यूसिन, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेसिव एपिथेलियल म्यूसिन सिक्रीशन बताए हैं, जैसे कैट्रा इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। वैसे भी आप देखते हो कि कोई कुछ अगर अंदर चला जाता है, हमारे ट्रैक के अंदर कुछ कण चले जाते हैं तो इरिटेशन होता है और म्यूकस निकलने लगता है। देन ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स एंड ओरल कैविटी अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर इपिथेलियल सेल्स म्यूसिन को रिलीज करती हैं। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ पेंक्रियाज अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पर इपिथेलियल सेल्स जो है म्यूसिन रिलीज करती हैं। फिर म्यूकस स्क्रीनिंग ट्यूमर्स, इसमें जो सैंपल्स लेते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के और ओवरी के लिए जाते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन के एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें आप लीजिए म्यूकोइड और मिक्सॉइड, ठीक है। म्यूकोइड मिक्सॉइड आपने टर्म यूज किया पहले, डीजनरेशन। एग्जांपल ऑफ ट्यूमर्स इंक्लूड मिक्सोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, देन फाइब्रो एडिनोमा एंड सार्कोमा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलीज ऑफ म्यूसिन बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अनदर एग्जांपल जो हो सकता है डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ एरोटा। फिर मिक्सेडेमा, यहाँ पर मिक्सोमेटस चेंज इन द डर्मिस, स्किन की लेयर है। देन मिक्सॉइड चेंज इन द गैंग्लियन। तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर म्यूकोइड डीजनरेशन के हैं। मतलब जो म्यूकस है, म्यूकस इज कन्वर्टेड इनटू द म्यूसिन। इसकी एक नॉर्मल स्पीड है, जब जरूरत से ज़्यादा होगा इसका मतलब बलगम ज़्यादा बन रही है, ठीक है। वो कहाँ से हो रही है, एपिथेलियल म्यूसिन की वजह से हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू की म्यूसिन की वजह से हो रही है, उसका अलग अलग टेस्ट करके डॉक्टर इस चीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली जो है पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी के साथ है हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन के साथ साथ एक हाइलिन चेंज और म्यूकोइड डीजनरेशन जो तो है छोटे छोटे बिंदु सेल इंजरी में, जब ये सेल रिस्पॉन्ड करती है तो ये सब कुछ भी साथ में चलता रहता है। इसके अलावा और भी एक चेंज आता है पिगमेंट्स का, ठीक है। जो पिगमेंट्स कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे स्किन के अंदर मेलानिन पाया जाता है, ठीक है। तो इन पिगमेंट्स के अंदर भी बदलाव आता है जब सेल इंजरी
होती है तो सेल जब रेस्पॉन्ड करती है तो बहुत सी चेंजेस आते हैं और उसमें पिगमेंट्स में भी बदलाव आता है। इसको हम जो है अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, and if you have any problem you can WhatsApp me your questions. Thank you.